Hello everyone. Preparation Point presents a rapid revision lecture for the research publication ethics subject. Generally, this subject is for MSc second year students and for their university semester examination preparation. This video is very helpful. In this video, we will see the research publication ethics 10 most expected and important concepts with rapid revision. So after watching this complete video, you will get the 10 most expected questions and their rapid revision. So please watch this complete video, and if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe our channel. So here we start with the रैपिड रिवीजन नोट्स फॉर रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसर्च. सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ रिसर्च फर्स्ट. तो रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है. रिसर्च मतलब किसी चीज़ को अगेन सर्च करना, मतलब ऑलरेडी उस पर स्टडी हुई है, लेकिन हम जब हमारे पर्सपेक्टिव से उसे अगेन स्टडी करते हैं, अगेन सर्च करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च. जैसे आपको पता है कि बहुत लोग उनके स्पेसिफिक एरियाज़ पर रिसर्च करते हैं. मतलब क्या करते हैं कि ऑलरेडी उन एरियाज़ पे स्टडी हुई है, रिसर्च हुआ है, बट हमें कुछ नया उसमें फाइंड आउट करना होता है. तो रिसर्च मतलब फाइंड न्यू इंसाइट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टॉपिक. मतलब आप किसी एक एरिया पे काम कर रहे हो, तो आपके नॉलेज से आप उसमें क्या नया ढूंढ सकते हो, स्टडी करके क्या नया इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च. पब्लिकेशन इथिक्स. पब्लिकेशन मतलब जब आप रिसर्च कर लेते हो तो उस रिसर्च से हम रिसर्च पेपर्स बनाते हैं और अलग अलग जर्नल्स में उसे पब्लिश करते हैं. अलग अलग बुक्स में आर्टिकल्स, जो भी हमने न्यू नॉलेज फाइंड आउट किया है, इनसाइट्स सर्च किए हैं, उनकी स्टडी करके, उन पर रिसर्च करके हमने जो भी नया नॉलेज गेन किया है, तो उसे हम कहीं ना कहीं पब्लिश करते हैं किसी बुक्स में, आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में या किसी जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंस में. तो इसे कहते हैं रिसर्च पब्लिकेशन. और इथिक्स क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हमें रिसर्च करते वक्त फॉलो करना होता है. तो ये कंप्लीट आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है टू द योर सब्जेक्ट रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स. तो फॉर द MSc स्टूडेंट्स देयर इज़ कोई प्रॉपर सिलेबस मेंशन नहीं है, बट रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और या कंसेप्ट जो आपको बिफोर एग्जामिनेशन पता होना चाहिए. सो वन बाय वन क्वेश्चन फॉर्म में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगी. क्वेश्चन भी कैसा बनता है उस कंसेप्ट का, प्लस उसमें कौन कौन से पॉइंट आंसर में मेंशन होने चाहिए, ये हम रैपिडली रिवीजन करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. सो दिस 10 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस. कहीं पे सिलेबस नहीं है यूनिवर्सिटी का दिया हुआ. So as per my own study and experience, I will provide these 10 questions to all of you, and definitely these questions are helpful for you. This is the tentative questions I am sharing with all of you. Okay, so you can model questions, you can consider these questions. Okay, so one by one we see the first question.
रिसर्च इथिक्स, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिसर्च इथिक्स और व्हाट इज़ रिसर्च इथिक्स। तो जैसे हमने अभी देखा, रिसर्च इथिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्चर्स टू कंडक्ट देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिसर्च इथिक्स का मीनिंग होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप स्टूडेंट हो तो बिफोर एग्ज़ामिनेशन आपको हॉल टिकट मिलता है, हॉल टिकट पे साइन होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, और जब आप आपका आईडी प्रूफ या हॉल टिकट बताते हो तभी आपको एग्ज़ाम में एंटर करने देते हैं। उसी तरीक़े से जब आप एक रिसर्चर हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपको कुछ इथिक्स को फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसी सेट ऑफ रूल्स को और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं रिसर्च इथिक्स। तो अगेन हम डेफिनेशन देखेंगे। अ रिसर्च इथिक्स रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रूल्स दैट गाइड, so it is a principle that guide researchers to conduct their work responsibility with the integrity and without misconduct। मतलब रिसर्च इथिक्स क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उन्हें फॉलो करना होता है आपको, और ये रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी को ध्यान में रख के आपको आपका रिसर्च कंप्लीट करना होता है, ना कि उसका मिसयूज़ करना होता है। तो इसके हम कहते हैं रिसर्च इथिक्स। रिसर्च इथिक्स आल्सो इंक्लूड्स द ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये रिसर्च एथिक्स की प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन रिसर्च इथिक्स, तो सबसे पहले आपको रिसर्च क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना चाहिए, देन रिसर्च इथिक्स का डेफिनेशन लिखना चाहिए, रिसर्च इथिक्स क्या होता है, एंड देन इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसे वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना होता है। देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। So here is the next question, most expected question in a research ethics. It is what is plagiarism? Plagiarism काफ़ी important है and how it can be avoided. Plagiarism क्या होता है और उसे avoid कैसे कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले definition देखते हैं। Plagiarism is the act of using someone else's work। तो जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, मतलब किसी फील्ड में काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करता है, तो वो उसका ऑथेंटिक और ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। अगर ये एक रिसर्चर है और वो किसी और के रिसर्च का वर्क है उसे यूज़ करता है अपने रिसर्च में, तो उसे कहते हैं प्लैगियरिज्म। मतलब सामने वाले की परमिशन नहीं होने पर भी किसी के वर्क को यूज़ करना, उसे हम कहते हैं प्लैगियरिज्म। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, प्लैगियरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क, आइडियाज़ और द वर्ड्स विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। मतलब उस सामने वाले बंदे को, रिसर्चर को, उस बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं होना और उनका जो भी वर्क है वो चुरा कर, ऐसे बोल सकते हैं हम, अगर हमारी रिसर्च में यूज़ करते हैं तो उसे हम प्लैगियरिज्म इस टर्मिनोलॉजी से पहचानते हैं। तो इस प्लैगियरिज्म को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो जितने भी आपके सोर्स है, आपका वर्क है, उसे साइट करो, साइट ऑल द सोर्सेस, यूज़ द प्लैगियरिज्म चेक टूल। तो प्लैगियरिज्म चेक टूल्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टर्निटाइन है और कुंड है। तो ये प्लैगियरिज्म चेक करने के सॉफ्टवेयर्स है। पैराफ्रेज विथ अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्लूड द रेफरेंस प्रॉपरली। तो ये करने से आप प्लैगियरिज्म से क्या हो जाओगे, बच जाओगे।
तो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में या 5 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है प्लैगियरिज्म एंड हाउ टू अवॉइड दिस। तो ये रैपिड रिवीजन वीडियो मैंने बनाया है, तो यहाँ पे जस्ट जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, देन वी सी द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द की टाइप ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट। मतलब रिसर्च का मिसयूज़ करना, मिसकंडक्ट, तो उसके कितने की टाइप्स है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है या डेफिनेशंस है। आपको ये एक एक टर्मिनोलॉजी पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो जो भी एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ तो डेफिनेटली अच्छे से विथ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहला की टाइप है रिसर्च मिसकंडक्ट का, दैट इज़ फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब मेकिंग अप डेटा, मतलब किसी की इंफॉर्मेशन लेके डेटा या वर्क किसी का दूसरों का काम लेके वो डेटे पे काम करना, तो उसे कहते हैं फैब्रिकेशन। फैलिसिफिकेशन सेकंड है। फैलिसिफिकेशन मतलब मैनिपुलेटिंग रिसर्च प्रपोजेस एंड डेटा। किसी को वर्क, किसी के मतलब एक ये रिसर्चर है, उसने रिसर्च किया है तो उसका वर्क एज इट इज़ लेना और उसमें थोड़े से चेंजेस करना, मैनिपुलेशन करके वो अपना ओरिजिनल वर्क है ऐसे बताना, तो उसे कहते हैं फॉलिसिफिकेशन। थर्ड है प्लैगियरिज्म। अभी हमने देखा कॉपिंग विदाउट क्रेडिट, मतलब किसी के वर्क को एज इट इज़ यूज़ करना अपने रिसर्च में विदाउट उसे क्रेडिट दिए या उसे बताएं, उसे हम कहते हैं प्लैगियरिज्म। फोर्थ रिसर्च मिसकंडक्ट का टाइप है रिडंडेंट पब्लिकेशन, पब्लिशिंग द सेम कंटेंट। मतलब आपने एक रिसर्च पेपर बनाया है और एक रिसर्च पेपर बनाया है, ऐसे 3 रिसर्च पेपर आपने बनाए। ये रिसर्च पेपर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग जर्नल्स में सेम रिसर्च पेपर को जब आप एट अ टाइम पब्लिकेशन के लिए भेजते हो तो उसे कहते हैं रिडंडेंट पब्लिकेशन। मतलब एक ही रिसर्च पेपर हमारे पास है लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, अलग अलग जर्नल्स को हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस में उस रिसर्च को भेजते हैं पब्लिकेशन के लिए, किसी बुक्स में पब्लिश होने के लिए या कहीं ऑनलाइन पोर्टल पे पब्लिश होने के लिए। तब वो एक सेम ही डेटा हम क्या कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रिडंडेंट पब्लिकेशन। सो पब्लिशिंग द सेम कंटेंट इन मल्टीपल जर्नल्स। तो अलग अलग जर्नल्स में एक ही जब पेपर को हम यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं रिडंडेंट पब्लिकेशन। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दिस ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिसर्च इथिक्स। रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो फैब्रिकेशन हो गया, फैलिसिफिकेशन हो गया, प्लैगियरिज्म, रिडंडेंट पब्लिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन द क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। IEC क्या है, तो फॉर द रिविजन पर्पस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ये जो IEC है तो इसका फुल फॉर्म सभी लोगों ने कमेंट में लिखना है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले IEC क्या होता है, इट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमिटी। The IEC ensures that the research complies with ethical guidelines, particularly when it involves human or animal subjects। तो इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी क्या कहती है कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हो तो वो इथिकल गाइडलाइन पे बेस होना चाहिए। एंड इट रिव्यूज़ द प्रपोजल, चेक द रिस्क एंड बेनिफिट एंड इंश्योर द इंफॉर्मेशन कंसेप्ट। और इसमें चेक किया जाता है जो भी रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं उसका रिव्यू करते हैं, उससे चेक करते हैं उसके बेनिफिट, उसके क्या रिस्क रहेंगे, ये सारा कुछ वहाँ पे चेक किया जाता है। तो उस कमेटी को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी। ओके, देन द 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑथरशिप इथिक्स। तो ऑथरशिप इथिक्स क्या होता है। So authorship ethics involves
गिविंग क्रेडिट ओनली टू दोज who मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च। ऑथरशिप जैसे आपको पता है कि किसी बुक का ऑथर है, मतलब कौन होता है कि जो बुक लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, बुक का ऑथर कहते हैं। यस, कि इन्होंने बुक लिखी है तो ये हो गए उस बुक के ऑथर। तो वैसे ही किसी ने अगर रिसर्च लिखा होगा, रिसर्च पे काम किया होगा, तो उसी का इन्वॉल्वमेंट उस पे उस रिसर्च वर्क पे होना, तो उसे कहते हैं ऑथरशिप। ओके, सो हियर द ऑथरशिप ethics involves giving credit only to those who made a significant contribution to the research। तो जिसने रिसर्च पे कंट्रीब्यूशन किया है, काम किया है, सिर्फ उसी को उस रिसर्च के काम का क्रेडिट देना, उसे हम कहते हैं ऑथरशिप। और ये ऑथरशिप देने से क्या क्या होता है, इट अवॉइड्स द गिफ्ट ऑथरशिप क्रेडिट विदाउट कंट्रीब्यूशन। गिफ्ट मतलब क्या होता है कि किसी को हम कुछ सरप्राइज़ देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो गिफ्ट हम क्या करते हैं कि सामने वाला का वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक हम टोकन ऑफ लव बोल के या कुछ अच्छा हमारी तरफ से किसी को हम गिफ्ट देते हैं। तो वैसे ही गिफ्ट ऑथरशिप क्या रहेगा कि क्रेडिट विदाउट कंट्रीब्यूशन, मतलब सामने वाला का कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी हम अगर उसके ऑथरशिप देते हैं, हमारे रिसर्च में उसका नाम लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑथरशिप। तो ये जो भी एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए दे रही हूँ। ओके, एंड द सेकेंड इज अ घोस्ट ऑथरशिप, कंट्रीब्यूशन विदाउट क्रेडिट। कंट्रीब्यूशन विदाउट क्रेडिट मतलब किसी का कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में बट उसको क्रेडिट नहीं मिला, तो उसे हम कहेंगे घोस्ट ऑथरशिप। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ। अगर डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक एक कमेंट ज़रूर करना। काफ़ी एफर्ट्स लेके मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जहाँ सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए। ओके, देन द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए करस्पॉन्डिंग ऑथर। एक ऑथर की करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ऑथर मतलब यहाँ पे और कोई नहीं, रिसर्चर है। जो रिसर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्चर। रिसर्चर मतलब जो रिसर्च करता है, या उसे ही हम ऑथर बोलेंगे। तो ये ऑथर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबमिटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का वर्ड है रिसर्च। मतलब आप रिसर्च कर रहे हो, आप किसी एक एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हो, तो उसके बारे में आप जब कोई पेपर बनाते हो, कुछ लिखते हो कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। एक यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। किस पे कर रही हूँ, मेरा रिसर्च एरिया है हेल्थ केयर। मतलब हेल्थ केयर में मैं क्या कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ उस फील्ड में, मतलब हेल्थ केयर फील्ड में मैं रिसर्च कर रही हूँ। और मेरा एक स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, मतलब मेरा टॉपिक क्या है कि आजकल जो कैंसर के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मेरा रिसर्च एरिया है। तो मैं अभी तक जितने लोगों ने भी इस पे काम किया है, उनके सारों के रिसर्च पेपर होते हैं, थेसिस होते हैं, डेजर्टेशन होते हैं। तो उन्होंने मतलब उनकी स्टडी में क्या बताया, तो इनको इक्वल। सो हियर इज़ द, तो इसकी स्टडी करना मतलब सबमिटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जिस पर भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, तो उस पर आप एक पेपर बनाते हो, एक स्क्रिप्ट लिखते हो, तो उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ऑथर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। सबसे फर्स्ट है सबमिटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब जो भी रिसर्च वर्क आपने किया है वो आपको सबमिट करना होता है। सेकेंड है हैंडलिंग द कम्युनिकेशन विद द जर्नल। जैसे अलग अलग जर्नल्स हैं, IEEE है, स्प्रिंजर है, एल्सवेयर है। तो अगर आपको इन बड़े बड़े जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश करना है, तो उनसे आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना पड़ता है, हैंडलिंग द कम्युनिकेशन विद द जर्नल्स। तीसरा है इंश्योरिंग द को ऑथर अप्रूव द फाइनल ड्राफ्ट। तो आपके साथ
समझो एक रिसर्च पेपर आपने बनाया है, तो इस पेपर में ये पेपर 3 लोगों ने मिलके बनाया है, तो जो मेन ऑथर होता है उसे हम ऑथर कहते हैं, और जो 2 इसके साथ वाले होते हैं तो उसे हम को ऑथर कहते हैं। तो जब भी हम सबमिशन करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, पेपर का, तो हम ये सबका अप्रूवल लेते हैं, इंश्योरिंग द को ऑथर अप्रूव फॉर द फाइनल ड्राफ्ट। मतलब फाइनल हमको रिसर्च पेपर हम जब सेंड करते हैं जर्नल्स को, तो ये तीनों का भी अप्रूवल लेते हैं। एंड द फोर्थ इज़ द रिस्पॉन्डिंग टू द क्यूरीज आफ्टर पब्लिकेशन। जैसे आपने किसी जर्नल को पेपर पब्लिकेशन के लिए सबमिट कर दिया, तो ईमेल के थ्रू आपको वो जो भी जर्नल्स है, अगर आपका पेपर सेलेक्ट होता है पब्लिकेशन के लिए, तो वो पब्लिश हो जाएगा किसी बुक में, कहीं आर्टिकल पे, कोई जर्नल में वो पब्लिश हो जाता है। तो उस रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ है, जो भी कम्युनिकेशन है, फर्दर प्रोसेस है, तो वो की जाती है और उसे आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आपको जर्नल वाले बोल रहे हैं कि कुछ चेंजेस चाहिए हमें पेपर में, तो वो आपको तभी के तभी तुरंत करके फॉरवर्ड करने होते हैं। तो ये सारे ऑथर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल करके मैं आपको बता रही हूँ। देन द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पीयर रिव्यू एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो पीयर रिव्यू क्या होता है? So peer review is the process where other experts evaluate a research manuscript before publication। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आप एक ऑथर हो, आप एक रिसर्चर हो, आप एक रिसर्च पेपर बनाते हो, बहुत सारे रिसर्च पेपर स्टडी करके, मतलब जो भी ऑलरेडी स्टडी हुई है उन रिसर्च पेपर्स का सारा लिटरेचर सर्वे करके आप एक नया पेपर पब्लिश करते हो, बनाते हो सबसे पहले। तो ये पेपर जब आप जर्नल को सेंड करते हो, तो जर्नल के पास कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो उस फील्ड में काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आपने जो भी वर्क किया, आपने जो भी रिसर्च पेपर फॉरवर्ड किया, सबमिट किया, तो उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो भी स्टडी की है वो प्रॉपर है या नहीं। So this peer review ensures the quality, originality and the correctness। तो peer review में क्या चेक किया जाता है? जो भी रिसर्च पेपर आप बना रहे हो, मैन्युस्क्रिप्ट आप भेज रहे हो किसी भी जर्नल को, तो उसकी क्वालिटी, उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी करेक्टनेस, मतलब आप किसी का प्लैगरिज्म तो नहीं यूज़ कर रहे, किसी के ऑलरेडी किसी का वर्क है उसे तो आप वापस से रिपीट नहीं कर रहे हो, तो ये सब peer review में चेक किया जाता है। सो पीयर रिव्यू में क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और करेक्टनेस को चेक किया जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द इथिकल इशू इन डेटा शेयरिंग एंड स्टोरेज। तो जब भी हम डेटा शेयर करते हैं और स्टोर करते हैं, तो कौन कौन से इथिकल इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं? तो सबसे फर्स्ट है, डेटा मस्ट बी स्टोर सिक्योरली। तो जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड है द सेंसिटिव डेटा। डेटा किस टाइप का है? अगर डेटा सेंसिटिव है तो उसे उतनी ही सिक्योरिटी बहुत लगेगी। शेयर डेटा विद द परमिशन एंड अ प्रॉपर। कभी भी आप कोई डेटा शेयर कर रहे हो तो पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ, पूरे परमिशन के साथ ही उस डेटा को शेयर करना चाहिए, और उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लेना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट इथिकल इशू आते हैं जब भी आप डेटा को शेयर करते हो और स्टोर करते हो। Then the question 9th is based on define the conflict of interest in research। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। So define the conflict of interest in research। A situation where personal or financial interest could affect the research integrity। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मीनिंग होता है सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्ट करते हैं रिसर्च की इंटीग्रिटी पर, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ रिसर्च।
So researchers must disclose any conflicts to maintain the transparency. तो रिसर्चर्स का काम होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी. जितना आपका रिसर्च ओरिजिनल रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा, उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्म कंसेंट. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है. इनफॉर्म कंसेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जो रिसर्च एथिक्स में एक कंसेप्ट है. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्म कंसेंट. तो क्या होता है. सो इनफॉर्म कंसेंट मीन्स पार्टिसिपेंट्स आर फुल्ली इन्फॉर्म अबाउट द रिसर्च, their risk and their benefits and they voluntarily agree to participate. जैसे आप रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हो तो आप एक रिसर्चर हो जाते हो, एक रिसर्च स्कॉलर बन जाते हो. तो तब आपको इन्फॉर्म कंसेंट मतलब आपको रिसर्च के बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक, उसके साथ होने वाले रिस्क, उसके बेनिफिट, ये सब पता होते हैं. और रिसर्चर खुद वॉलंटरीली उस रिसर्च वर्क के लिए पार्टिसिपेशन करता है, एडमिशन लेता है वो खुद के इच्छा से. तो इसे हम बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट. तो इस कंप्लीट वीडियो में हमने क्या देखा कि टोटल 10 कंसेप्ट जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं फॉर द रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स. तो मेरे पास सिलेबस तो नहीं है, बट रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स में जो टॉपिक मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगते हैं कि आपको पता होने चाहिए, तो उस पर मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है. अगर आप काफ़ी एफर्ट्स लेके बनाया है. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. अगर इस वीडियो को मुझे रिस्पांस दिखेगा और हर कोई जो भी वीडियो वॉच करेगा उन्हें एक कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है. अगर ये कमेंट आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल मॉर्निंग तक लेके आऊँगी, जहाँ पर हम टोटल 15 टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. सो ये जो रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स सब्जेक्ट है तो ये आपको 2 क्रेडिट्स के लिए है. तो जनरली 3 क्रेडिट्स होते हैं 75 मार्क्स के लिए. तो श्योर मुझे नहीं पता है, बट 2 क्रेडिट्स मतलब आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का टेंटेटिवली हो सकता है, क्योंकि 3 क्रेडिट्स मतलब 75 मार्क्स के पेपर होते हैं. और ये जो आपके लिए 2 क्रेडिट है मतलब ये यहाँ आपको 50 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि रेगुलर पैटर्न होता है, जहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी दिखेंगे, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे. सो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे. सभी को ऑल द बेस्ट. और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो. शेयर, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो. सो डिपेंड ऑन रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो एंड अपलोड इट टिल मॉर्निंग. तो सुबह तक मैं इस नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड करूँगी. थैंक यू.